पिछले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को पेश कर दिया है। उस बजट में सरकार ने बहुत तरह की बातें कही हैं। उसमें मेन फोकस जो था वो प्राइवेटाइजेशन पे था। वर्तमान समय में भारत की आबादी 132 करोड़ से भी अधिक है और एक आंकड़े के मुताबिक भारत की करीब 70% आबादी गांव में रहती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी 1 फरवरी को देश का सालाना बजट पेश किया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। बातें करने और लंबी लंबी बातें छोड़ने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन मामला यह है कि देश के लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें बजट के भारी भरकम शब्दों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उन्हें फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और जीडीपी जैसे शब्द हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले परमाणु बम से कम नहीं लगते। यही कारण है कि उन्हें देश के बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है 2021-22 का। इसके बारे में आपको क्या पता है? तो उसमें हमको कुछ नहीं पता है। बजट के हिसाब से भी हम लोग जो है इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि न्यूज़ देखें ज़्यादा। इस बारे में कोई जानकारी नहीं हमें। भाई इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, उसके सिलसिले में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि देश में कुछ ही गिने चुने लोग ऐसे हैं जिन्हें बजट में लिखे भारी भरकम टेक्नोलॉजी समझ में आती है और उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों जानते हैं। जहाँ तक इस बजट में बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, इससे बैंकों का एनपीए कम होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी गति मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया है, उससे सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है, बल्कि वो चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है और जिस पर देश हित का लेवल लगा रही है। हमने अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में समाज के हर वर्ग, डॉक्टर, वकील, दुकानदार, टीचर, स्टूडेंट्स, हज्जाम से लेकर पंचर बनाने वाले और बुद्धिजीवियों से बात की और सबों ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक हमारे सवालों का जवाब दिया। इस रिपोर्ट के दौरान हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने जिंदगी में पहली बार वित्त मंत्री और बजट का शब्द सुना था। सरकार एक बजट लेकर के आई है। चूँकि आप किसान हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि किसानों से संबंधित भी कुछ बातें बजट में हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, बजट के बारे में कभी नाम सुना है आपने? नहीं भैया, हम नहीं सुने नहीं सब। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बजट पर अपनी अच्छी खासी जानकारी हमारे सामने साझा की। इस बजट में सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर प्राइवेटाइजेशन पे दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने घर की संपत्ति बेचकर पैसे जुटाना ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इससे नुकसान ये होगा कि विदेशी कंपनियां हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को ऑन करेंगी। इस साल के बजट में जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा जोर दे रही है और वो हर हाल में किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहती है, चाहे वो सरकारी कंपनियों को बेचकर हो, वो चाहे किसी भी जरिए से हो। इस बजट में अधिकतर लोगों ने निजीकरण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्हें लगता है कि सरकार निजीकरण के माध्यम से धीरे धीरे देश को गुलामी की ओर धकेल रही है। इस बजट के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि जो सरकार गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में कर रही है, इससे जो ये देश हित में नहीं है, इससे देश धीरे धीरे गुलामी की तरफ चला जाएगा। जहाँ तक मुझे ये पता है, ये इसमें निजीकरण ही ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें जो एजेंसियाँ हैं सरकारी, ये सब निजीकरण करके जो है ये पूरा जो है धीरे धीरे करके पूरे देश को ये ऐसे ही ख़त्म कर देंगे बेच के। वहीं निजीकरण पर सरकार का कहना है कि इससे सेवाएं बेहतर होंगी और लोग अच्छी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के पास संसाधन की कमी है? तो इसका जवाब है नहीं और बिल्कुल नहीं। तो क्या इन संसाधनों से सेवाओं को बेहतर नहीं किया जा सकता? इसलिए कहा जा सकता है कि अगर कमी है तो केवल इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति कहीं और खर्च हो रही है। यही वजह है कि जब हमने इस विषय पर बुद्धिजीवी से बात की तो उन्होंने इस बजट को मायूसकुन बताया। ये जो मौजूदा बजट है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, तो बड़ी उम्मीदें थी, ख़ासतौर से इस वक्त जब किसान आंदोलन बिल्कुल पीक पर है और तमाम कोविड के बाद जो दुश्वारी आई है इंडस्ट्री को, तो उस हैसियत से इनको एड्रेस करना था। अपने जो भी उनके पॉलिटिकल उसके फ़ायदे हो सकते हैं, जो उनकी सेगमेंट है, जो उनके वोटर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी उन इश्यूज़ को एड्रेस कर पाए हैं। जो किसानों की समस्या है, चाहे मौजूदा जो आंदोलन है उससे रिलेटेड हो और फसल का दाम मिलना हो, उसको अभी नहीं एड्रेस किया गया। याद रहे कि सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाए तो सरकारी सेवाएं प्राइवेट कंपनियों से अच्छी हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को ये समझ आ गया है कि एक बड़ा वर्ग उसके बहकावे में इतना लीन हो चुका है कि उसको सरकार की खामियां भी खूबी नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी, मतलब आपको कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी ठीक आदमी लगते हैं या प्रधानमंत्री ठीक लगते हैं, या मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे? नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक है। नरेंद्र मोदी ठीक है, मतलब किस एतबार से ठीक है?
अरे काम अच्छा कर रहा है, किसानों को कौन- देखभाल कर रहा है। और अभी किसानों ही का तो मुद्दा छिड़ा हुआ है। हाँ। किसान ये कह रहे हैं कि जो कानून लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी वो ठीक कानून नहीं है, तो फिर ठीक कैसे हो गए? अब सब आदमी एक तरीके कहाँ पाँचों उंगली पाँचों कहीं नहीं बराबर होंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग बातें करते हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों के ताल्लुक से जो सोचते हैं वो ठीक नहीं सोचते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं मोदी का आदमी बढ़िया आदमी समझता हूँ, किसान को सहायता देता है। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सब कर रहे हैं और कह रहे हैं अडानी अंबानी का नाम बार बार लोग ले रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे तो हम मोदी का काम करेंगे। मोदी बढ़िया आदमी है, किसान को छूट देता है, पैसा देता है। किस एतबार से बढ़िया आदमी? हैं? पैसा देता है, छूट देता है, सब कुछ देता है। आपको पैसा कितना मिला? अभी तो हम अलायंस करवा अभी तो हमको पैसा नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों की देखने वाली आंखों पर ये जादुई चश्मा कब तक चढ़ा रहेगा और इसको उतरने में कितना समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।